नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना द्वारा ताइवान के ऊपर भेजे जा रहे अपने वॉर प्लेन्स के बारे में। ये अमेरिका स्पेसिफिकली नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए क्या एक सिग्नल है? चाइना अपने वॉर प्लेन्स को क्यों ताइवान के ऊपर लगातार उड़ाता रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाइना ने पिछले 2 दिन में 23 जनवरी और 24 जनवरी को लगातार ताइवान के ऊपर अपने एयरप्लेन्स को भेजा है और इक्का दुक्का नहीं बल्कि 15 एयरक्राफ्ट्स को भेजा गया है जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हवाई जहाज भी शामिल थे। तो लगातार 2 दिन से बड़े बड़े इंकर्जन्स हो रहे हैं और इसके कारण ताइवान ने चेतावनी भी जारी करी चाइना को कि इस तरह की हरकतें अपने मत करो। और यूएस ने भी ऑफिशियली ताइवान को कहा है कि यूएस ने चाइना को कहा है कि ताइवान पर प्रेशर ना बनाया जाए। अब चाइना और ताइवान दोनों 1949 से एक दूसरे को लेजिटिमेट चाइना मानते नहीं है। चाइना का क्या कहना है कि ये वाले हम यानी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस ताइवान के ऊपर अधीनता रखते हैं और यहां वाला जो चाइना है जिसको हम आम भाषा में ताइवान कहते हैं, इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहता है कि ये वाला पूरा चाइना भी हमारा है। तो पीआरसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आरओसी यानी कि हमारा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली चाइना है और ये वाली सरकार तो झूठी सरकार है जो पिछले 70 साल से यहां पर बैठी है। ये इनका बेसिक झगड़ा है। अब अगर आप हिस्ट्री को मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये स्मार्ट कोर्स हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। और अभी 26 जनवरी तक यानी कल तक आप इस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं यूजिंग द कोड रिपब्लिक10। तो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिटेल जानने के लिए आप मेरा ये लेक्चर देखिए चाइनीज रेवोल्यूशन एंड सिविल वॉर पर, जो मैंने बनाया है। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्यों रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इनकी बनती नहीं है। ब्रीफ में अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो इतना है कि चाइनीज सिविल वॉर में आरओसी वाला जो चाइना है आज यानी कि ताइवान, उस पर रूल करने वाली जो पार्टी थी केएमटी, कुओमिंतांग, वो इस सिविल वॉर को हार गई थी और जो मेन लैंड चाइना है वहां पर जीत गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इन्होंने बनाया पीपल्स रिपब्लिक 1949 में और दूसरी ओर जो ये हारे हुए केएमटी के मेंबर्स थे ये मेन लैंड से भागकर चले गए कहां? ताइवान नाम के द्वीप पर, और वहां इन्होंने बसाया रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ओरिजिनल चाइना ये कहते हैं। तो ताइवान की आज के समय में आबादी है 24 मिलियन यानी कि लगभग 2.5 करोड़ और ये चाइना से काफी नजदीक है। सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है ये मेनलैंड से, तो काफी नजदीक है। इट इज हिस्टोरिकली ऑलवेज हैज बीन अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन अभी एक अलग देश है, एक अलग सरकार की तरह ये चलता है, पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। अब तो काफी तरक्की भी कर रहा है। ये ताइपे 101 बिल्डिंग है जो आपको यहाँ फोटोग्राफ में नजर आ रही है, ये पूरी ताइपे की नाइट टाइम स्काईलाइन है। अब ताइवान और चाइना के बीच के जो रिलेशंस हैं उसमें अमेरिका का बहुत हस्तक्षेप रहा है पिछले 70 सालों से और ये चाइना को यानी कि पीआरसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समय समय पर वो इस पर आपत्ति उठाते रहते हैं और चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि दूसरे देश भी ताइवान से नजदीक जाएं। अगर भारत भी ताइवान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, कोई ट्रेड डील करता है, तो हमेशा चाइना को आपत्ति रहती है। 2020 में यूएसए ने अपना ताइवान को सपोर्ट बढ़ा दिया था क्योंकि आप जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था 2-3 सालों से और इसके कारण चाइना के साथ उनके रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे थे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान को अपना सपोर्ट बढ़ाया। कैसे? हथियार बेचकर। अमेरिका यही करता है, हथियार बेच देता है किसी भी देश को। तो इनको आर्म्स सेल्स ज्यादा करी गई। बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, इनके जो सरकार के मंत्री वगैरह हैं वो सब विजिट कर रहे थे ताइवान को और कई दशकों तक इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूएस और ताइवान के ऑफिशियल्स के बीच में एक्सचेंजेस नहीं होंगे, उसको भी रद्द कर दिया गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 12 जनवरी 2021 को यानी कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में ट्रंप ने अपनी चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी भी डिक्लासिफाई कर दी। और इसमें एक बात तो बहुत अच्छी थी कि ये यूएस कहता था कि इंडिया को हमें एज अ काउंटर वेट यूज करना है, भारत पर फोकस करना है चाइना को काउंटर करने के लिए और ताइवान की अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को बढ़ावा देना है ताकि ताइवान अपनी सुरक्षा खुद भी कर सके। वैसे तो यूएस करेगा ही, लेकिन ताइवान को खुद को ज्यादा सुदृढ़ हमें बनाना है। और जाते जाते ट्रंप ने एक और कांड करा। वो क्या था कि देखिए, जो यूएन में अमेरिका का एम्बेसडर होता है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आया कि चाइना जो है वो ताइवान को हर जगह इंटरनेशनल फोरम पर रोक रहा है, तो ये गलत है और पूरी दुनिया के सारे देश उसकी खिलाफत करें। ये इन्होंने जाते जाते एक ट्वीट करवा दिया। बिना बात का ट्वीट था, इसका कोई सिर पैर नहीं थे और बात सच है, गलत नहीं है,
लेकिन इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, और ये बस एक जाते जाते वो होता है ना कि बस कुछ करके जाना है, वैसी वाली बात थी। तो एनीवेज इसको लेकर चाइना फिर से नाराज हो गया। अब चाइना अपनी नाराजगी ट्वीट से नहीं दिखाता। चाइना ने क्या किया, ताइवान के ऊपर अपनी आधी एयरफोर्स उड़ा दी। वेल आधी तो नहीं, बट 15 एयरक्राफ्ट थे जो काफी अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट थे। तो 23 जनवरी और 24 जनवरी दोनों दिन चाइना ने अपने 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ताइवानीज एयर स्पेस में भेजा। मोस्टली ये प्लेन्स उड़ाए गए। प्राटास आइलैंड जो है ये ताइवान कंट्रोल्ड है, और ताइवान का जो ये मेन लैंड है इसके बीच वाला एरिया जो है यहां पर ये हवाई जहाज उड़ाए गए, और इसमें 8 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स थे। ये काफी हैरानी भरा था क्योंकि ताइवान के ऊपर चाइना बहुत बार प्लेन्स उड़ाता है, साल में कम से कम 15-20 तो होता ही है, 15-20 बार ऐसा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा सालों में कि न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स को भेजा गया था, और 4 फाइटर जेट भी इसमें शामिल थे। यानी कि इतना बड़ा जंगी बेड़ा नहीं भेजा जाता है। अब ताइवान, चाइना और ये जो ईस्ट एशिया का जो पूरा रीजन है, यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है ADIZ को लेकर, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो ताइवान क्या कहता है कि ये जो लाल बक्से वाला एरिया है ना, ये हमारा ADIZ है, यानी कि इसके अंदर अगर आपको उड़ान भरनी है तो आप हमसे अनुमति लो या फिर हमें बताकर आओ। लेकिन आप देखोगे कि इसमें तो ये मेनलैंड चाइना का हिस्सा भी आता है। दूसरी ओर चाइना ने अपना ADIZ बना रखा है, वो यहां ओवरलैप कर रहा है। यहां पर जापान का भी ADIZ है। तो सबके ADIZ ओवरलैप होते हैं, और कोई किसी को मिलिट्री प्लेन के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो यहां पे इनके बीच में फाइट हमेशा यही रहती है कि तुम हमारे एयर स्पेस में घुस गए। मोस्टली ये प्रॉब्लम चाइना को रहती है, या फिर US नेवी से, या फिर ताइवान को रहती है PRC से। तो यहां पर J-10 फाइटर्स, J-16 सुखोइज और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी थे, और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी थे जो भेजे गए। ताइवान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए और चाइना के एयरक्राफ्ट को कहा कि आप हमारे एयर स्पेस से बाहर चले जाइए। हालांकि कोई इनके बीच में जंग नहीं छिड़ी, लेकिन फिर भी ये एक टेंस माहौल का समय था। तो पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि चाइना ऑलमोस्ट डेली ताइवान के एयर स्पेस में कोई ना कोई प्लेन भेजता है। स्पेशली ये जो प्राटास आइलैंड वाला एरिया है ना, यहां पर इनका बहुत ज्यादा दखल बढ़ गया है, अपने एयरक्राफ्ट को इस तरफ ज्यादा उड़ा रहे हैं। सितंबर में भी ऐसा देखा गया था कि चाइना ने इसी रीजन में, ताइवान के बिल्कुल निकट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करवाई थी। अब वैसे क्या है कि इनके बीच में देखो एक एग्रीमेंट सा है कि ये जो एक मिड लाइन है ना, ताइवान, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान है ये बेसिकली, इसीलिए इसको कई बार क्रॉस स्ट्रेट्स रिलेशनशिप भी कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेट्स के दोनों तरफ जो देश हैं। तो बेसिकली इस लाइन को एक तरह से बॉर्डर माना जाता है। तो चाइना और ताइवान के बीच में एक समझौता सा है, अलिखित आप कह सकते हो, अनरिटन एग्रीमेंट है कि हम इधर इधर अपने प्लेन उड़ाएंगे, तुम इधर उड़ा लो प्लेन। लेकिन क्या होता है, जब ये इसको क्रॉस कर जाते हैं ना, इस मिड लाइन को जब क्रॉस किया जाता है, तब ये हा हल्ला मच जाता है पूरा कि तुम हमारे एरिया में आ गए, तुम हमारे एरिया में आ गए। तो चाइना ने ताइवान के नजदीक में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी थी सितंबर में, और उसके बाद से ये अपने प्लेन्स भेजते रहते हैं। लेकिन जनरली रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट होता है। रिकॉनेसेंस का काम मतलब क्या होता है, किसी और की टोह लेना, टोही विमान, किसी और के ऊपर जासूसी करने जो भेजा जाता है। तो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स नहीं भेजे जाते हैं आमतौर पर। लेकिन पिछले 2 दिनों में भेजे गए हैं, इसीलिए ये इतना सिग्निफिकेंट है। 2020 में जब सीनियर US ऑफिशियल्स ताइवान आए थे, उस समय भी चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट को उस मिड लाइन बाउंड्री को क्रॉस करवाया था, जो एक अनऑफिशियल बैरियर का काम करती है। तो चाइना इस तरह के काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो थ्रेट्स हैं उनसे काम बन नहीं रहा है। वो ताइवान को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन ताइवान आइसोलेट हो नहीं पाया पिछले 70 सालों में। इसीलिए चाइना अब ये हथकंडे अपना रहा है कि वॉर गेम्स करो, इनके आसपास एक्सरसाइजेस करवाओ और फाइटर जेट्स उड़ाते रहो, जिससे कि वो हमेशा टेंशन में रहें, दबाव में रहें। अब पिछले 2 दिनों में जब ये हवाई जहाज उड़े हैं, तो US का क्या रिस्पॉन्स रहा है। अमेरिका ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी कर दिया अपने स्टेट डिपार्टमेंट के माध्यम से कि चाइना ताइवान को प्रेशराइज करना बंद करे, और हम ताइवान के पीछे बिल्कुल मजबूती के साथ, सख्ती के साथ खड़े हैं। और ये स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का ट्वीट है। द US urges Beijing to cease its military, diplomatic and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful dialogue with Taiwan's democratically elected representatives। तो ये इन्होंने क्या बात कही है कि आप डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड सरकार है उसके साथ बातचीत करो। और ये भी एक तरह का तंजी कसा है, क्योंकि चाइना के अंदर तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है नहीं, केवल ताइवान में है। हालांकि ताइवान में भी कोई बहुत लंबे समय से नहीं है, 96 में वहां पहली बार चुनाव हुए थे, उसके पहले वहां भी तानाशाही चलती थी। एनीवेज, अब जो बाइडेन के इस नए कार्यकाल के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को केवल 3 दिन हुए थे शपथ ग्रहण किए हुए कि ये हवाई जहाज उड़ने लग गए। तो ये चाइना क्या टेस्ट कर रहा है, चाइना बेसिकली ये देख रहा है कि जो बाइडेन ताइवान के पीछे कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, ये किस हद तक
ताइवान को सपोर्ट करेंगे? क्या ये ट्रंप की तरह ही सारी बॉर्डर्स को क्रॉस करके बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचेंगे? क्या ये अपने सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स को ताइवान भेज देंगे? क्या बाइडन भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना ट्रंप कर रहे थे? तो ये चाइना एक तरह से तहकीकात कर रहा है कि हमारे जो सामने वाले देश में अभी जो नया राष्ट्रपति बना है वो ताइवान को सपोर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और दूसरी ओर यहां बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़े बहुत साइंस दिए हैं कि वो प्रेशर कम करेगा चाइना पर, ट्रेड वॉर को सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बाइडन भी इसी फेवर में कि डायलॉग हो। ऐसा नहीं है कि पूरी खुली छूट दे दी जाएगी चाइना को जो बाइडन की तरफ से, ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूएस पॉलिसी है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, वो अपनी पॉलिसीज पर अफर्म रहते हैं। ऑलराइट, तो व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यही बात कही है कि हम ताइवान के पीछे हैं। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, हेन्स नाम है उनका, इन्होंने ये कहा था कि चाइनीज काउंटर इंटेलिजेंस को रोकना मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब इस बीच ताइवान का क्या रिस्पॉन्स है? तो ताइवान ने अपने डिफेंसेस को मजबूत किया है और जो भी इन्होंने यूएस से हथियार खरीदे हैं, इंक्लूडिंग F-16 फाइटर जेट्स, उनको काम पे लगाया है। ड्रोन्स खरीदे हैं बहुत सारे, और इन सभी मिलिट्री हार्डवेयर को उसने काम पे लगाया, उनको उड़ाकर। और चाइनीज एयरप्लेन्स को एक थ्रेट किया गया कि आप हमारे एयर स्पेस से बाहर चले जाइए, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो अपना इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाह रही है कि वो भी आत्मनिर्भर बने, यूएस पर ही हमेशा जिंदगी भर निर्भर ना रहें। तो इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री और नेवल कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मान लो किसी दिन यूएस ने उन्हें मना कर दिया हथियार बेचने से, तो फिर उनको क्या करना होगा? अपनी इंडस्ट्री पर डिपेंड करना होगा। ताइवान के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यूएस का धन्यवाद भी दिया है, यूएस को, कि आपने हमारे लिए स्टेटमेंट जारी किया, थैंक यू। और ये केवल ये धमकियां दी जा रही है चाइना के द्वारा ये देखने के लिए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, और हम ये कोशिश करेंगे कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा रिश्ता जो है वो और मजबूत बनता रहे। दूसरी तरफ ताइवान की मिलिट्री ने एक मॉक ड्रिल भी करी थी, मिलिट्री ड्रिल 19 जनवरी को। और ये क्यों करी गई थी? क्योंकि चाइना ने सैंक्शन किया था कई यूएस ऑफिशियल्स को। अब अगर चाइना की दृष्टि से हम देखें तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव और लेगेसी इशू है। शी जिनपिंग इतिहास की किताबों में उस राष्ट्रपति की तरह जाना चाहते हैं जिसने ताइवान का इशू सॉल्व कर दिया, है ना। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये उनके लिए काफी सीरियस है। उन्होंने 2019 में अपनी एक स्पीच में ये भी कहा था कि अगर ताइवान ने बहुत ज्यादा आजादी करा तो इनको आर्म फोर्सेस से हम मिलिट्री के साथ उनका सामना करेंगे। और चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं वो ताइवान को अपने लिए सबसे सेंसिटिव इशू मानते हैं, उनकी जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है उसमें। तो ये हमेशा कहते आए हैं कि आप ताइवान को अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो यूएस चाइना रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकती। 22 जनवरी को चाइना ने कोस्ट गार्ड लॉ भी पास किया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जहाज कोस्ट गार्ड के वो फॉरेन वेसल्स पे फायर कर सकते हैं। तो इसके कारण भी साउथ चाइना सी में थोड़ी टेंशंस बढ़ सकती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।